सीखने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन, और वो भी बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ी से करेंगे कि आपका उम्मीद करूँगी मैं कि आधे घंटे में ये वीडियो पूरा बाइंड अप हो पाए। सेकेंडली, आपने जैसे केमिस्ट्री का वीडियो देखा है, उसमें सारी चीज़ें, जो चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई आपकी छूटी तो नहीं है, उस तरह से आपका कोई एक रिवीजन है। ये भी उसी तरह से आपको एनसीईआरटी में कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, मेन आपको ये देखना है, क्योंकि यदि आपने कोई टॉपिक ही छोड़ दिया, वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है यदि आ जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आपको एक रिवीजन का मिल जाएगा। आप जब देखोगे तो आप देखोगे अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़ लोगे, और पढ़ लिया सब कुछ तो आप टिक मारते जाओ सिंपली। ठीक है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आप लोग के पेपर्स अच्छे हो रहे होंगे। पहला चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में क्या है आपका, 4 प्रोसेसेस हैं। पहली है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको क्या देखना है, आपको देखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें आप फोटोसिंथेसिस देखोगे, डेफिनेशन देखोगे, उसकी रिएक्शंस देखोगे फोटोसिंथेसिस की। फिर उसमें कौन से इवेंट है, जो 3 इवेंट्स होते हैं ना फोटोसिंथेसिस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप देखोगे। एक्टिविटीज़ देखोगे कि लाइट क्यों ज़रूरी है, क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके स्टेप्स। ठीक है, एक्टिविटीज़ के आपको स्टेप्स भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि स्टेप वाइज भी कई बार एक सीरियल दे देंगे वो और कहेंगे अरेंज करो इसको, या फिर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है, तो इसको देख लेना। फिर जो स्टोमेटा के फंक्शंस हैं, उसके डायग्राम्स हैं, उनको देख लेना। गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज कैसे होती हैं, आपको पता है जब स्वेल हो जाती हैं तो वो ओपन हो जाती हैं, और जब श्रिंक होती है तो क्लोज हो जाती हैं। तो इसमें किसका रोल है कि वाटर कितना अंदर जा रहा है गार्ड सेल्स के, क्योंकि वाटर अंदर जाएगा तो स्वेल अप हो जाएंगी, निकलेगा वहाँ से श्रिंक हो जाएंगी। तो ये आपको देखना है। ठीक है, स्टोमेटा के फंक्शंस देखना है। फिर आप यदि हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको देखना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, सिम्बायोटिक क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। इन सब की एक छोटी डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स कर लेना। ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपके 5 स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें इंजेशन आ गया, डाइजेशन आ गया, फिर आपका एब्जॉर्प्शन आ जाता है, एसिमिलेशन, एंड देन एजेशन आ जाता है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें आपको डायग्राम भी कर लेना है और साथ में कंप्लीट प्रोसेस भी। ठीक है ना। फिर न्यूट्रिशन, और ये इसमें ये बहुत आता है कि कहाँ पर डाइजेस्ट होता है अमीबा में फूड, तो वो ध्यान रखना, फूड वैक्यूल में होता है। क्लियर। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड इट्स डायग्राम, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम आप देखोगे यहाँ पर, और किस तरह से न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस में, ये आपको देखना है। ठीक है। देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड इट्स डायग्राम, इसका जो डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो भी देखना है, और न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स। जब हम अपने की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हमारा मुंह से लेकर एनस तक किस तरह से पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस चल रही है, वो देखना है आपको, लिखना है, प्रॉपर समझना है। तो यहाँ पर जितनी भी ग्लैंड्स हैं ना, उनके एंजाइम्स कौन सा सिक्रीशन हो रहा है और फंक्शन क्या है, ये आपको लर्न करना है। जैसे सबसे पहली ग्लैंड की हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो कि आपका स्टार्च को मोल्टो शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर आपका स्टमक आता है, क्योंकि एसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं है, कोई डाइजेशन नहीं है। फिर स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं वॉल से, उनमें क्या क्या रोल है, जैसे म्यूकस है, HCl है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, HCl है, आपका म्यूकस है, और आपका पेप्सिन है। तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसलिए आपका HCl रिलीज होता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। HCl जो है वो जर्म्स किल करता है और प्लस एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। म्यूकस का काम क्या होता है, ये वॉल्स को आपकी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl। ठीक है, इसके अलावा जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो भी थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन वहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर जो पैंक्रियाज है और लिवर है, लिवर से जो आपका बाइल जूस निकलता है वो फैट एमल्सिफाई करता है, साथ में जो मीडियम है अल्कलाइन करता है ट्रिप्सिन के लिए। ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है, आपका पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में ट्रिप्सिन है, पैंक्रेटिक लाइपेज है, पैंक्रेटिक अमाइलेज है, ये सारे। एक चीज़ ये याद रखना ना, जहाँ पर एमाइलेज एंजाइम है उसका हमेशा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, लाइपेज है फैट को, और जो ये ट्रिप्सिन पेप्सिन ये सब प्रोटीन को। तो इससे आपका एक सही रहेगा, कहीं पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिसीव करती है सिक्रीशन को लिवर से और प्लस पैंक्रियाज से। लिवर से बाइल जूस आता है जो कि फैट को एमल्सिफाई करता है, और जो पैंक्रियाज होता है वहाँ से हमारे ट्रिप्सिन, पैंक्रेटिक अमाइलेज और लाइपेज, ये सारे जूसेस आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में। तो इस तरह से और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो फैट है वो भी
कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो भी इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं, और यहाँ पर प्रोटीन्स को कर देता है एमिनो एसिड्स में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है लास्ट में। ये लास्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके, ठीक है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, और जो आपका फैट होता है वो आपका फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है आपका, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। कहाँ पर कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो याद रखना। और इसके अलावा क्या होता है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। हाँ, एक चीज़ रह गई, आफ्टर डाइजेशन क्या होगा? ये विलाई है। विलाई का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है? विलाई का फंक्शन होता है कि जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो ये तीनों प्रोडक्ट बने हैं ना, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और विलाई बहुत ही रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से, कैपिलरीज होती हैं फाइन, उनमें जो है सारा फूड जो है डाइजेस्ट करके जा रहा है जब ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, तो ये ब्लड के थ्रू हमारे हर टिश्यू में, हर पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। और विलाई का जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इस तरह से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका रोल ये होता है कि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है, राइट। तो ये हो गया आपका। फिर हो गया, फिर वहाँ पर जो है वो फूड हमारा एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब कि जो फूड है वो जब ब्लड में पहुँचा तो यूटिलाइज होता है, फिर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज पे एक्शन होता है, एनर्जी मिलती है। फिर है व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो आपका है उसमें वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है और फूड सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है। फिर वो लास्ट में क्या होता है कि स्टोर रहता है और एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। एक ये भी पूछा जाता है कभी कभी, स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पर होती हैं, उनका क्या रोल होता है? वैसे तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्फिंक्टर मसल्स का जो सर्कुलर मसल्स होती हैं कुछ, इनका रोल होता है कि जैसे जैसे फूड है उसको जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रिलीज़ कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि स्टमक के जो है वो लोअर पार्ट में होगा, एनस में भी होता है, एनस की एनल स्फिंक्टर मसल कहलाती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है आपका डेंटल केरीज। ये भी आपका जो टॉपिक है इसको पढ़ लेना, किस तरह से आपको अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। फिर हम रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। इनके डिफरेंसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसका फ्लो चार्ट जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जब डिफरेंसेस लिखोगे आप तो यही लिखोगे कि एरोबिक जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक अब्सेंस में होता है। फिर एंड प्रोडक्ट लिख दोगे इनके सबके, फिर कहाँ पर अकर होता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप जो है दोनों रेस्पिरेशन का सेम होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और जो उसका प्रोडक्ट होता है वो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुवेट। उसके बाद डिफरेंसेस यहाँ पर शो हो जाते हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ते हैं तो वाई डू फिशेस ब्रीथ फास्टर। फिश जो है वो तेज क्यों सांस लेते हैं, या आप कह सकते हो कि उनमें जो आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत फेयरली, यानी कि बहुत लो अमाउंट में डिज़ोल्व होती है पानी में, उनको उसी से लेना होता है, तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रीथ करना पड़ता है फास्ट। जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर में डिपेंड करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इसका डायग्राम जो है वो तैयार कर लेना। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, किस तरह से आपका जो यानी कि जो डायफ्राम है और रिब्स हैं वो किस तरह से मूव होती हैं जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है वो सब इसमें आ जाता है, वो कर लेना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में, या फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, किसके थ्रू आती है वो, और ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती है। हमने लंग से ऑक्सीजन ली, उसके बाद में ये एल्वोलाई के थ्रू कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। ब्लड से ये हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर पिगमेंट होता है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व होती है तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। फिर ये एक क्वेश्चन आता है, वाई डू लंग्स हैव रेजिडुअल वॉल्यूम। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको भी कर लेना कि लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम
क्या है, तो तुम्हें पता है कि जो हम एक्सहेल करते हैं और रिलेशन करते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर हमेशा जो है कुछ गैसेस रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम गैस ना हो, नहीं तो कोलैप्स होने का डर रहता है। ठीक है, फिर एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो वो भी इसीलिए होता है कि कहीं ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, या फिर एल्वेलाई और विलाई इस तरह से डिज़ाइन की होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए। एल्वेलाई के केस में ज़्यादा ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन और विलाई के केस में ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। फिर एक क्वेश्चन आता है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे मेजर इवेंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। तो तुम्हें पता है ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन रिलीज जो है वो, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज जो है वो मेजर इवेंट होता है, जबकि नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है वो मेजर इवेंट होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स नहीं लेते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम। जबकि दिन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इसलिए एक ये भी पूछा जाता है आपको कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ध्यान रखना, जो वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट करता है तब आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ठीक है, हार्ट के केस में आप हार्ट का डायग्राम करोगे। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट भी कर लेना इसका। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ एनसीईआरटी में दिया, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये जरूरी नहीं है कि बहुत आप पैराग्राफ लिखो लंबे लंबे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना एक्चुअल में जो प्रोसीजर है, जो फिनोमेना है, वही सब चीज़ें साइंस में लिखनी होती हैं। फिर है वाई टू वी है फोर चैम्बर्ड हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो फिशेज हैं उनको सिंगल सर्कुलेशन होता है और उनमें जो ब्लड की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एज ह्यूमंस वी आर द वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिल लेना, मिक्सिंग ना हो। ठीक है, फिर ब्लड के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो पता है ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसीज होता है, डब्ल्यूबीसीज होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होती है। इन सब के थोड़ा फंक्शंस वगैरह भी कर लेना। ये मत सोचना कि ये दे नहीं रखा डिटेल में एनसीईआरटी में, कभी कुछ पूछा भी जा सकता है। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई। आर्टरीज क्यों थिक वॉल होती हैं, वेन्स क्यों थिन वॉल्स होते हैं, वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके डिफरेंसेस करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चूँकि आर्टरीज में ब्लड जो है वो प्रेशर से होता है, इसलिए आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं। वेन्स जो है वो रिसीव करती हैं, आर्टरीज में हार्ट से पंप हो रहा है ब्लड, वेन्स रिसीव करके ला रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, तो उनके वॉल्स थिन होती हैं। फिर एक आपका ब्लड प्रेशर है, वो भी टॉपिक कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ब्लड प्रेशर 80-20 होता है आपका, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, इसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको भी लर्न कर लेना। ठीक है, और जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें कर लेना। फिर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, लेकिन उसी से पूछा जाता है। लिम्फ क्या है, तुम्हें पता है कि जो आर्टरी जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं वहाँ से जो ब्लड रिस्क करके आता है और टिश्यूज़ के स्पेसेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं, वहाँ पर कलेक्ट होता है, वही लिम्फ होता है। ये ब्लड प्लाज्मा से कैसे डिफरेंट होता है ये भी पूछा जाता है, और इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज़ लिम्फ एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, फंक्शन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो फैट एब्जॉर्ब करने का फंक्शन है वो सब आप लिख लोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तुम्हें पता है प्लांट्स में दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो वाटर का और एक आपका होता है फूड का। ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका जाइलम से, ठीक है, जबकि फूड का होता है आपका फ्लोएम से। ये सब चीज़ें याद रखना। और जो ट्रांसपिरेशन का रोल क्या है, जब पौधे का अपवर्ड मूवमेंट होता है पानी का, भाई रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ना होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें डिफ्यूजन से तो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है।
तो ट्रांसपिरेशन पुल जब होता है, जब मीन्स लीव्स की जो सरफेस है वहाँ से पानी का इवेपोरेशन होता है, फिर वहाँ पुल क्रिएट हो जाता है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट होता है, उससे पानी ऊपर चढ़ता है। ये सब चीज़ें लर्न कर लेना। एक ये भी है कि जो दिन के समय तो ठीक है ट्रांसपिरेशन पुल हो गया, रात के समय पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पर रूट प्रेशर से होता है। जब पढ़ोगे आपको आंसर देख लेना, कर लेना उसको, ठीक है। फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो पता है यहाँ पर जो है वो एनर्जी का रोल होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप कर लेना, किस तरह से जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के द्वारा। अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेफ्रॉन का भी डायग्राम कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है। और यूरिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, पूरी फंक्शनिंग जो आपने पढ़ी है वो पूरा का पूरा इसमें आएगा कि किस तरह से जो है ब्लड आ रहा है जो रीनल आर्टरीज के थ्रू से किडनी में आता है, फिर वहाँ से नेफ्रॉन में आता है, वोमेंस कैप्सूल से वो छनता है, वहाँ पर कैपिलरीज हैं बहुत सारी ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं, उनसे जब फिल्टर होकर के आता है तो इनिशियल जो होता है वो उसमें से रीअब्सॉर्ब होता है। तो क्या क्या सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है ना, सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब, ये भी पूछा जाता है आपसे, विच सब्सटेंसेस आर बीइंग रीअब्सॉर्ब। तो आपको ये भी पता है कि क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो कि यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट से, और फिर बाकी यूरिया जो है वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है। अच्छा, यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, यूरिया लिवर में प्रोड्यूस होता है। यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन लिवर, ये भी याद रखना, ठीक है। और यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। फिर एक ये भी पूछा जाता है कि कितना पानी रीअब्सॉर्ब होना है, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको लर्न कर लेना कि ये डिपेंड करता है कि कितना वेस्ट रिलीज़ करना, कितना अमाउंट वाटर का आपकी बॉडी में है, ठीक है। फिर है आर्टिफिशियल किडनी के, वो डायलिसिस कैसे होती है और किस तरह से ये ओरिजिनल से डिफरेंट होती है, हाउ इज इट डिफरेंट दैन द ओरिजिनल वन, ये सब लर्न कर लेना। फिर वेस्ट किस तरह से प्लांट में रिमूव होते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने बुक से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस तरह आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब आप इस तरह से पूरा देखोगे तो आपको कुछ भी छूटना नहीं है। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूरॉन, जो कि नर्व सेल है। उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, फंक्शन क्या है हर पार्ट का, किस तरह से इम्पल्स ट्रैवल करता है, ठीक है। यानी कि जो डेंड्राइट पर आपका केमिकल इम्पल्स आता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, फिर नर्व एंडिंग में अगेन वो केमिकल में चेंज होकर के सिनेप्स के थ्रू दूसरे डेंड्राइट पर मूव करता है। तो ये आप लर्न कर लेना। फिर डायग्राम न्यूरॉन का, ये नर्व सेल का, ये आपका कंप्लीट हो जाना है। फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो स्टिमुलस होते हैं तो पता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही उनका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ गर्म एकदम से हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया तो आपका हाथ पीछे होगा, तो वो एक्शन हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। या गाड़ी आप चला रहे हो, सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है, अचानक से आपका हाथ ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग में घूमेगा और उसको टर्न कर लेगा हल्का सा, जिस या रोक ब्रेक पे जाएगा, जो भी है उस समय जो भी होगा, बट दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, रिफ्लेक्स आर्क में किस तरह से आपका रिसेप्टर के थ्रू जो है वो इम्पल्स मूव करता है और फिर इफेक्टर के थ्रू एक्शन होता है, स्टिमुलाई क्या है, रिस्पॉन्सेज क्या है, ये सब लर्न करोगे। डायग्राम रिफ्लेक्स आर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। फिर ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो तुम्हें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये सब लर्न कर लेना, सब कुछ बुक में है आपके, ध्यान से कर लेना। ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, इनको लर्न करोगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं आपसे। फोर ब्रेन को आप सेरेब्रम भी कहते हो, तो वो कौन कौन से एक्शंस हैं या कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हैं, या कौन से इम्पल्सेस हैं जो फोर ब्रेन तक जाएंगे वहाँ से रिस्पॉन्स होगा, कौन से हैं जिनको मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कौन से फंक्शंस हैं जिनको हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, जो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, इनके क्या फंक्शंस हैं ये भी सेपरेटली आपसे पूछे जाते हैं, इनको लर्न कर लेना। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके नाम, ग्लैंड्स के नाम, फंक्शंस ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके पीछे फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। सारे पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसकी हार्मोन के साथ एंजाइम भी सीक्रेट करती है, ये भी ध्यान रखना है, लर्न करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में जो होता है उसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ, मीन्स ग्रोथ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा ग्रोथ मूवमेंट। तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कहलाते हैं आपके नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है कि जैसे आपने देखा प्लांट है, छुई प्लांट है, तो प्लांट को आप एक तरफ से टच करते हो और जहाँ से टच करते हो वहाँ से ना झुक करके, यानी कि जो लीव्स हैं वो वहाँ पर ड्रूप नहीं करती हैं, वो दूसरी जगह पर ड्रूप करती हैं। तो ये भी रीज़न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट है उसमें भी शेप चेंज होता है टिश्यूज़ में, क्योंकि जो पानी का अमाउंट है वो चेंज होता है और उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो हमने पार्ट छुआ है उसके अलग कहीं पर प्लांट्स की जो लीव्स हैं थोड़ा दूर पर, तब वो ड्रूप करती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रोथ मूवमेंट की तरफ। ग्रोथ मूवमेंट में हमारे मूवमेंट है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। अब इसमें जैसे लाइट की तरह प्लांट पार्ट जो मूव करता है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, जो लाइट से अवे वो नेगेटिव शो कर रहा है। उसी तरह हाइड्रोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म केमिकल की तरफ, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट, और जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की ओर मूवमेंट। तो जो जैसे प्लांट का शूट पार्ट है वो नेगेटिव जो जियोट्रोपिज्म शो करेगा, और जो रूट पार्ट है वो पॉजिटिव, और शूट पार्ट नेगेटिव शो करता है, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स की ओर। प्लांट हार्मोन्स में आपके 4 हार्मोन्स मेन हैं। ये है आपका ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये सारे हार्मोन्स, इनके फंक्शंस क्या हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ करता है, ठीक है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन में काम आता है, गिबरेलिन भी ग्रोथ में हेल्प करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इनके ये सारे फंक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी लर्न कर लेना। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर में, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका वेरिएशन से रिलेटेड है, कि जो एसेक्सुअल है उसमें कैसे वेरिएशंस होते हैं, फिर क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, ये सारी चीज़ें लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल में दोनों में लर्न करना है आपको। एसेक्सुअल की सारी टाइप्स, बाइनरी जो फिशन है, जैसे ये अमीबा में होता है आपका, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम में होता है, उसके अलावा लिशमानिया में होता है। अच्छा, लिशमानिया कालाजार को कॉज करता है, ये भी कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है ये आपका, ठीक है। फिर मल्टीपल फिजन जो कि आपका प्लाज्मोडियम में होता है, ये ध्यान रखना। फिर आपका फ्रेगमेंटेशन जो कि आपका स्पायरोगायरा में होता है, राइट। फिर आपका आ जाता है इसके बाद रीजनरेशन, जो कि आपका प्लेनेरिया में होगा और इवन हाइड्रा में होता है, ये सब चीज़ें। बडिंग जो है वो हाइड्रा में होगा, ईस्ट में होगा, ये लर्न कर लेना। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जो कि नेचुरल होता है, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है। और आर्टिफिशियल मेथड से इसके कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग है। तो इनको भी ध्यान से लर्न कर लेना, इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लेना सबके, ठीक है, कौन कौन से हैं इनके भी एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट बेड। तो पहले तो आपको दो डायग्राम दिए हैं, इसमें दोनों लर्न करने, प्रैक्टिस करने। फिर आपका आ जाता है कि जो फंक्शंस हैं हर पार्ट के, जैसे कि सेपल है, पेटल है। फिर मेन आ जाता है आपका एंड्रोशियम, गाइनेशियम कह सकते हो, या फिर स्टेमन एंड पिस्टल कह सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ मेल इट इज स्टेमन और पिस्टल। फिर इनके भी क्या पार्ट है, उनके भी पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं, तो ये आप लर्न कर लेना अच्छे से। कौन सा पार्ट है जो कि फ्रूट में चेंज होता है, कौन सा फ्लावर में। फिर जाइगोट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल बनता है दैट इज जाइगोट। फिर किस तरह से पॉलिनेशन होता है, क्या है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहेंगे, जर्मिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में, इसमें देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों ही डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डायग्राम बनाया करो ना, तो उसके हर पार्ट्स को जब बना रहे हो तो उसी समय उस पार्ट को देखो, ऑब्जर्व करो कि हाँ ये पार्ट किस फंक्शन के लिए।
तो आपको उसके फंक्शंस भी आपको इमीडिएट याद हो जाएंगे और डायग्राम में भी गलतियाँ नहीं होंगी और लेबलिंग में तो बिल्कुल गलती नहीं होंगी जो आप इस तरह समझ कर करोगे। ठीक है, हर पार्ट के आपको फंक्शन पता होना चाहिए, चाहे वो आपका टेस्टिस है, चाहे वो वास डिफरेंस है, चाहे वो ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, चाहे वो यूरिथ्रा है, पेनिस है, सबके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसका डायग्राम जब बनाओगे आप तो बहुत ध्यान से बनाना। यहाँ पर ये भी देखना कौन सी साइट है जो कि फर्टिलाइजेशन साइट है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो कहाँ पर अटैच होता है यूट्रस में, और क्या प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के थ्रू तुम्हें पता है कि जो एम्ब्रियो है वो सारा फूड और जो ऑक्सीजन है वो लेता है, साथ में वेस्ट भी उसी के थ्रू मदर की बॉडी में रिलीज़ करता है। तो प्लेसेंटा क्या है, ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो इस तरह से जब डायग्राम बनाओगे तो फंक्शन सारे पार्ट्स के आपको लर्न करने होंगे, राइट। फिर आप सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में, वो क्या होते हैं, बेसिकली क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम में। प्यूबर्टी क्या है, कितने से कितने तक की एज होती है आपके मेल्स में और फीमेल्स में, जिसको हम प्यूबर्टी की एज कहते हैं। ठीक है, और कब ये स्टार्ट होता है, ये सब आप लर्न कर लेना। फिर आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं जिनको हम एसटीडीज कहते हैं, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी वायरल डिसीज़ है, या 2 वायरल डिसीज़ के नाम, 2 बैक्टीरियल डिसीज़ के नाम लिख दो। ठीक है, या फिर कैसे हम इनको प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको कर लेना। फिर यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, अब कोई विमेन है, अभी उसका करियर चल रहा है और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, या फैमिली है, एक यंग कपल है, अभी वो नहीं चाहते कि उनके कोई इशू हो, कोई बच्चा हो, तो उन्हें क्या करना होता है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो वो कौन से प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड हो गया, आईयूसीडी हो गया जो कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गए, जैसे कॉपर टी वगैरह इसमें आता है। ठीक है, कॉपर टी आता है इसमें, फिर जो कि वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। बैरियर मेथड जो कि कंडोम हो गया, और जो आपका केमिकल मेथड में जो पिल्स आ जाती हैं, यहाँ पर आपकी क्या आती है, पिल्स, ओरल पिल्स। ठीक है, सर्जिकल मेथड में आपका ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी हो गया। मेल के केस में ये वैसेक्टॉमी कहलाता है, फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टॉमी। तो इन सब का क्या रोल है। एक क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या एक वीमेन के कॉपर टी इंसर्टेड है, कॉपर टी लगा है, तो क्या उसको ये एसटीडीज से भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको भी कर लेना। तो अब हमारा चैप्टर आता है 4th चैप्टर, जो कि हेरिडिटी है। हेरिडिटी में तुम्हें पता है कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, जो कि मैंडल्स कंट्रीब्यूशन है, रूल्स फॉर इनहेरिटेड ऑफ ट्रेट्स, ये सब आपको लर्न करना है। इनहेरिटेड ट्रेट्स किसको कहते हैं वो ध्यान देना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कौन से वो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स हैं जिनके बीच में जनरली क्रॉस कराए जाते हैं। यदि हम फिनोटाइप रेशो की बात करते हैं या जीनोटाइप रेशो की बात करते हैं, तो वो किसको फिनोटाइप कहेंगे, किसको जीनोटाइप कहेंगे, कौन से आपके डोमिनेंट ट्रेट्स कहलाते हैं, कौन से आपके रिसेसिव ट्रेट्स कहलाते हैं। और इवन यहाँ पर पुनेट स्क्वायर भी इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार पूछा जाता है कि पुनेट स्क्वायर के थ्रू आप शो करो। पुनेट स्क्वायर जो बना करके आपको शो करना होता है कि किस तरह से क्रॉस टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, कितने चांसेस होते हैं कि एक जो है वो ऑफस्प्रिंग्स होगा, तो वो परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स के कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, ये कई बार आपसे पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चंस। तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसमें जो पूरा आपका एक्स एक्स और एक्स वाई का जो आपका क्रॉस होता है वो कर लेना। अब आता है लास्ट चैप्टर, जो कि आवर एनवायरनमेंट है। यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में याद रखना है आपको, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम होता है, किसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे, इनके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। फिर फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इससे रिलेटेड भी डिफरेंसेस में एक वीडियो है मेरा, जो कि शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का, चाहो तो देख लेना। फूड चेन और फूड वेब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर लॉ ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको कर लेना। बायोमैग्निफिकेशन क्या है ये भी कर लेना। ट्रॉफिक लेवल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, इनको कर लेना।
ये सब आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर ओज़ोन की फॉर्मेशन कैसे होती है एटमॉस्फेयर में, और किस तरह से ये ओज़ोन डिप्लीशन जो है वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके रीज़न्स क्या हैं। फिर आपको गार्बेज कैसे मैनेज करना होता है कि गार्बेज ज़्यादा ना हो और हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ, ये सारा पढ़ लेना है, अच्छे से कर लेना है। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ये सब कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये बायोलॉजी का कोई रिवीजन कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि हाँ, हमें हर चीज़ पर फोकस करना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिजिक्स का वीडियो इसी तरह से क्विक रिवीजन का मैं आज शाम तक या फिर कल तक डाल दूंगी, उसको भी देख लेना। ठीक है, गुड लक फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।